सबसे पहला सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग संडे है आज, तो आप लोग यहाँ पर आए। और हम आज तकरीबन सारी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज हेराल्ड पे क्या तथ्य हैं और किस तरह से परेशान करने की या डराने की ये उनकी सोच है, सत्ता पक्ष वालों की, भाजपा वालों की। हम लोगों ने आज तय किया, जिस दिन से समन आया है तब से वहाँ पर मनु सिंघवी जी ने, सुरजेवाला जी ने जब समन आया था तब क्लेरिफिकेशन दिया और अपनी बातें रखी, अपने तथ्य को रखा। कल 13 तारीख है और राहुल जी ईडी के दफ्तर जाएंगे, हम तमाम लोग उनके साथ जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बता दें कि हमारी कोई नियत नहीं है कि समन क्यों आया, नहीं आना चाहिए, क्यों आया और ईडी बीच में 60 साल के बाद क्यों आई। लोकतंत्र में हमारा भी राइट है कि जो एक सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है, हम उसके बीच अपनी बातें रखें और उन्हें भी बताएं कि किस तरह से अगर आप विपक्ष में हो और आप उनकी आइडियोलॉजी से, उनके सिद्धांतों से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हो तो किस तरह आपको परेशान किया जाता है। और अगर आप विपक्ष में हैं और उनके 8 साल के क्रियाकलापों को लगातार लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, चाहे आपने सारे स्तंभ को डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई, आईटी दिखा के मुंह बंद करने की कोशिश की है, उसके बावजूद कांग्रेस लगातार विपक्ष के रूप में उनके 8 साल के फेलियर को, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक मंदी हो, आज पूरे देश में जिस तरह नफरत और आग लगाने की काम किया गया है, आज कश्मीरी पंडितों का जो हालात लगातार दिख रहे हैं, आज आपने एक पैदे के रूप में एक स्पोक पर्सन को आगे किया, आप ही की चलाई हुई, आप ही की सिखलाई हुई, और जब पैदा सामने आके फंस गया तो आप पीछे से हट चुके हो। हम लोगों ने पार्लियामेंट के वक्त भी देखा था कि पहले मंत्री सदन के बाहर बोल के जाते हैं कि भाई एक्सीडेंट होते रहते हैं, कुत्ते गाड़ी के सामने आते रहते हैं, और पार्लियामेंट में जाके माफ़ी मांगते थे और फिर बाहर जाके आपको यही इंस्ट्रक्शन थी कि आपको कहना ही है, आपको बोलना ही है। हम लोग तथ्य रखने आए हैं कि क्या हेराल्ड केस है, कितने साल पुराना है, जो 2014-15 से चला आ रहा था और 60 साल के बाद उसमें ईडी का एक तड़का लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, आखिर इसके पीछे मंजर क्या है? देखिए, साफ मंजर है, जो देश के हालात हैं, जो देश में चल रहा है, 100% भाजपा सरकार फेलियर है। ये हम नहीं कह रहे, ये तथ्य कह रहे हैं। महंगाई को ले लें, आर्थिक स्थिति को ले लें, रोजगार को ले लें, पेट्रोल डीजल के दाम को ले लें, लेकिन सरकार अपने इस फेलियर को छिपाने के लिए हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है, एक नई प्लानिंग लेके आती है, जिसमें भय की स्थिति हो, नफरत की स्थिति हो, रोजगार युवा ना मांगे, नौकरी युवा ना मांगे, अच्छी एजुकेशन युवा ना मांगे, सिर्फ और सिर्फ वो नफरत की आग में झुलसे। टीवी में आज क्या दिखाया जा रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, एक तरफ कश्मीर जल रहा है, जम्मू जल रहा है, आज जिस तरह से हर स्टेट में लोग बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज कई कंट्री से आपको माफ़ी मांगनी पड़ गई है, आप अपने पैदे आगे करते हैं। और निश्चित रूप से भी ये भी आपकी प्लानिंग का एक पार्ट है कि लोग रोजगार के बारे में बात नहीं करें, महंगाई के बारे में बात नहीं करें, आर्थिक मंदी के बारे में बात नहीं करें। लोग आपसे दाल चावल
किरासन तेल, आपको गैस सिलेंडर के दाम नहीं पूछे, जिसके कारण उसमें सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो वो कांग्रेस है। मैडम सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है। मैं तथ्य लेके आई हूँ कि किस तरह से आपको बार बार फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हेराल्ड के तथ्य रखने से पहले एक ही बात है कि 2-3 बातें हैं, या तो आप भाजपा के साथ चले जाएं, या तो पैसे से चले जाएं, या ईडी और सीबीआई के डर से चले जाएं। अन्यथा अगर आप विपक्ष में हैं तो अपने मुंह पे टेप बांध ले, चुप्पी साध ले। अगर आप उनके फेवर में नहीं बोल सकते हैं तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते। ये प्रमाण है कि जो जो भाजपा के अगेंस्ट में थे उन पे बहुत सारे केसेस हुए। आप एग्जाम्पल्स बंगाल से ले लें, आप एग्जाम्पल कांग्रेस के कई मंत्रियों के ले लें, मुकुल राय साहब का ले लें, बहुत सारे नाम हैं। वो अभी मेरा ये आज इशू नहीं है, मैं लेकर आई हूँ तथ्य। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके सारे केसेस स्लो होते चले गए। दूसरी तरफ आपके अपने घोटाले, आप उससे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उससे लोगों का फोकस हटाना चाहते हैं। मैं कुछ पहले भाजपा के घोटालों को आपके बीच में रखना चाहती हूँ, फिर मैं हेराल्ड में आऊँगी कि क्या वजह है कि बार बार कांग्रेस को, राहुल जी को, मैडम सोनिया जी को, पूरी कांग्रेस को डराने की कोशिश की जाती है। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि डराना भी व्यक्ति को उतना ही चाहिए कि व्यक्ति को डर से डर लगे। अरे भाई साहब, इतना भी मत डराओ कि डर से डर लगना ही बंद हो जाए। नोटबंदी घोटाला, व्यापम घोटाला, आपको याद होगा नोटबंदी में, जस्ट नोटबंदी से एक दिन पहले कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अमित शाह जी डायरेक्टर थे, 700 करोड़ रुपए जाते हैं। क्या आपने सुना है कि कभी कोऑपरेटिव बैंक में 700 करोड़ रुपए होते हैं? और एक दिन पहले अगर आप गिनना शुरू करें तो 700 करोड़ रुपए क्या 24 घंटे में गिनती हो जाती है? क्योंकि तथ्य है कि विद इन 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे 700 करोड़ आए। आपके लॉकडाउन घोटाला, ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाला, पीपी किट घोटाला, वीट घोटाला, गुजरात वेंटिलेटर घोटाला, आपका पीएम फंड घोटाला, शिपयार्ड घोटाला, जिसमें वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट एनपीए घोटाला है। मैं सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ, सबके लिए कानून एक है, क्या कभी इन पर कार्रवाई हुई? क्या कानून पक्ष के लिए कुछ और है और विपक्ष के लिए कुछ और है? वन ऑफ द मोस्ट जो बड़ा सिक्योरिटी और ड्रग्स का, जिसको गुजरात बिकमिंग एपिक सेंटर ऑफ ड्रग्स कार्टेल कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली। मैं सिर्फ कुछ आपको उसकी टाइमलाइन देना चाह रही हूँ। फरवरी 2022 में 2,000 करोड़ का सीज हुआ। अडानी पोर्ट से आपका ड्रग्स सीज हो रहा है। अप्रैल 22 में 205 केजी हीरोइन जब्त हुई। मई 2022 में ऑपरेशन नमकीन में कोकीन 500 करोड़ की जब्त हुई। 2021 15 सितंबर को 3,000 केजी हीरोइन जब्त हुई। इस तरह से हमारे पास पूरा डिटेल है कि वर्थ ₹20 करोड़ फाउंड हिडन। 2021 पैकेज कवर्ड इन एयरपोर्ट अगस्त 13 को हुआ। 150 करोड़ गुजरात में, जिसमें कोस्ट गार्ड, नैब्स, 8 पाकिस्तानी नेशनल विद हीरोइन। अप्रैल 2021 में मोर देन 2,988 kg, about 6,590 pounds heroin was recovered in one of India's biggest such haul of date। ये सारे गुजरात पोर्ट में हो रहे हैं, जिसको अडानी पोर्ट कहा जाता है।
हम ये नहीं कह रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हीरोइन पकड़ाई, ये मुद्दे गायब कहाँ हैं? क्या उनसे बड़ा मुद्दा आज जो टीवी में चल रहा है वो है, या आज हेराल्ड केस है? आज मैं हेराल्ड पे आपकी नज़र दौड़वाना चाहती हूँ। हम तथ्य रखना चाह रहे हैं, मीडिया तय करे, ये देश तय करे कि आखिर ये केस क्या है, और 60 साल के बाद आपने इसमें ईडी का तड़का क्यों लगाया, जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं, जब हम लोगों ने कोई पैसा लिया ही नहीं, जब नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है सारे एसेट्स उसी के पास है। उल्टा कांग्रेस ने 90 करोड़ देके उस नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को बचाने की कोशिश की जो 1973 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने 1942 टू 1945 तक इसको बैन कर दिया था। और गांधी जी ने कहा था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी त्रासदी है, इसको बंद कर देना। उस पेपर को सेव करना, अपने सिद्धांत को बचाना, उसकी आर्थिक मदद करना, क्योंकि वो उत्कृष्टता के बावजूद मंदी पर जा रहा था, जिसके घाटे को रिकवर करने के लिए 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए, वो भी तकरीबन 100 किस्तों में, और 2002 से 2011 के दौरान किस्तों में उसको भुगतान किया, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि सारा नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो आपने जब्त कर ली। मैं आपको 2-3 पॉइंट इस पर समझाना चाह रही हूँ कि सबसे अहम बात है कि 90 करोड़ लेकर नेशनल हेराल्ड ने क्या किया, 67 करोड़ रुपीस उन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन दिया, वीआरएस दिया, जो बाकी बचा हुआ पैसा था उसमें उन्होंने किराया दिया, भवन का व्यय दिया, जो सरकारी देनदारी थी उसको चुकाने का काम किया। अब हमें ये पूछना है कि इसको आपराधिक कृत्य के रूप में बीजेपी सरकार मान रही है, ऐसा वो किस लिए कर रही है और किन तथ्यों के हिसाब से कर रही है? कोर्ट कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऋण देना भारत में किसी भी कानून के तहत एक आपराधिक कृत्य नहीं है। फिर कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जो 1937 में कांग्रेस की विचारधारा को समर्थित करती थी और कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी हुई थी, उसको अगर आपने 90 करोड़ का ऋण दिया उसको मजबूती देने के लिए, तो इसमें क्या गलत है? और इस ऋण को विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के खातों की किताबों में दर्शाया गया है, जिसका विधिवत लेखा जोखा किया गया है और चुनाव आयोग को भी प्रस्तुत किया गया है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने 6/11/2012 में अपने एक पत्र के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी को यह स्पष्ट करते हुए लिखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खर्च को प्रतिबंधित या नियंत्रित करता हो। इस प्रकार भाजपा द्वारा लगाया गया आपराधिक कृत्य आरोप स्पष्ट रूप से असत्य है। आज फिर आप जो 14-15 में बंद हुआ, 12 में बंद हुआ, उस पर आप नया ईडी का केस ला रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को दिया हुआ 90 करोड़ का जो ऋण है जनरल लिमिटेड द्वारा चुकाना संभव नहीं था, जिसके कारण 90 करोड़ के ऋण को एसोसिएट जनरल लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को परिवर्तित किया गया। चूंकि भारतीय राजनीति कांग्रेस इक्विटी शेयरों का स्वामित्व अपने पास नहीं रख सकती थी, जिसको कहा गया कि आपने अपने पास रखा है, इसलिए उन्होंने इस इक्विटी को सेक्शन 25 के अंतर्गत स्थापित यंग इंडिया नामक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को आवंटित कर दिया। हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के जो सदस्य हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, सुमन दुबे इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के समिति के सदस्य हैं। आप कह रहे हैं कि वो बेनिफिट उठा रहे हैं। हम इसको 25 के अंतर्गत स्थापित करके आए। नॉट फॉर प्रॉफिट अवधारणा पर स्थापित किसी भी कंपनी के शेयर धारक
प्रबंध समिति के सदस्य कानूनी रूप से कोई भी लाभांश, लाभ, वेतन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं ले सकते। तो किस तरह से ईडी का केस बनता है, ये हम आपके द्वारा पूछना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है, नेशनल हेराल्ड की जो समस्त आय है, संपत्ति का स्वामित्व है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास ही है, वो शेयर धारक के पास नहीं है, और ना ही यंग इंडियन जो एसोसिएट है उनके पास जा सकता है। तो कौन सा ईडी का केस बनता है, ये हम आपके द्वारा भाजपा से पूछना चाहते हैं और आपकी नज़र में ये लेके आना चाहते हैं। एक पॉइंट और रखना चाहती हूँ कि बीजेपी ने कहा कि 99% शेयर जो है यंग इंडियन के पास है। भाई, हमारे पास शेयर है, हम उसका प्रबंधन करते हैं, लेकिन अपने प्रबंधन समिति के किसी भी सदस्य को एक भी रुपया दे सकता हो, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो एक्ट 25 में आता है, वो किसी भी हालात में सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन एक भी रुपया उसका हम ले नहीं सकते हैं। इवन वो प्रॉपर्टी भी 99% शेयर होने के बावजूद हमारी नहीं है, वो नेशनल हेराल्ड की है। इसमें ईडी का केस किस तरह से आता है, ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मंशा है लोगों को डाइवर्ट करना, सोनिया जी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को परेशान करना, डराने की कोशिश करना। जो भी आपके साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, तो उनको इस तरह के ईडी, सीबीआई, आईटी के डर को झेलना ही पड़ेगा। हम आपके सामने सिर्फ ये कहने आए हैं, ना हम डरे थे, ना डरे हैं, और ना ही डरेंगे, और ना ही आपके ईडी के केसों से, ना ही आपके समन से, ना ही आपके अन्य जो आपकी प्लानिंग होती होगी उससे डरेंगे। लेकिन हाँ, हम सबको वो बातें भयभीत कर रही हैं जो देश में चल रही हैं, वो बातें भयभीत कर रही हैं जिस तरह से आप देश को चला रहे हैं। आज देश आपसे महंगाई के बारे में पूछना चाहता है, रोजगार के बारे में पूछना चाहता है, आर्थिक मंदी के बारे में पूछना चाहता है, इस नफरत के बारे में पूछना चाहता है, जो आप लोगों के दिलों में आग लगा रहे हो उसके बारे में पूछना चाहता है। लोग टीवी में आपकी नफरत फैलाने वाली बातों को नहीं देखना चाहते हैं। लोग आपसे विकास के नाम पर आपको लेकर आए थे, आपसे उन मुद्दों पर सवाल करना चाहते हैं, और मोदी साहब और उनकी कंपनी उन मुद्दों से बचने के लिए जिस तरह से आज हम लोगों को परेशान कर रही है, हम उस परेशानी को झेलते हुए निश्चित रूप से सीना तान के ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन आपकी जो करतूतें हैं, आपकी जो असफलताएं हैं, आप जो फेलियर हैं, और आपने जो 8 साल से इस देश को जो गर्त में भेजा है, आज युवा अगर आपसे एजुकेशन और नौकरी मांग रहा है, तो आज आप युवाओं को डंडा तलवार पकड़ाकर नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आज आपके एक स्पोक पर्सन को आपने क्या सिखाकर भेजा है, आज किस तरह से आप पूरे देश को एक दूसरे को नचवाने का काम कर रहे हो। सिर्फ हमें आश्चर्य के साथ बहुत बेचैनी करता है कि एक तरफ बिना ईडी के, बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को समन देकर आप ईडी ऑफिस में बुला रहे हो, और दूसरी तरफ आपके सांसद मंत्री सरेआम मंच पे खड़ी होकर गोली मार देने की बात करते हैं, और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो। लगातार मॉब लिंचिंग होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। नोटबंदी में कहाँ गया काला धन, क्या हुआ आपका, ये आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, कहाँ गया किसी को पता नहीं। शिपयार्ड सबसे बड़ा घोटाला एनपीए का हुआ, कहाँ गया पता नहीं। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए आपने एनपीए में गबन करा दिए, किसी को पता नहीं। तो इन सब के जवाब हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप चाहे जितने भी पार्टी पे, विपक्ष पे केसेस करें। आज मुंबई में नवाब मलिक पे,
आपके अनिल देशमुख से मैं, कितने सारे लोगों पे, जितने विपक्ष के लोग हैं, जो जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, आपने सब पर ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, जहां जहां पे चुनाव होते हैं, मेरे पास पूरे सबके नाम है, आप किस तरह से उनको तंग करने का काम कर रहे हो। मैं सरेआम कहूंगी कि चुनाव के एक दिन पहले कर्नाटका में जो हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष है, किस तरह आपने उस पर, उनके अगल बगल वालों पे ईडी का छापा मरवा रहे हैं, कभी क्या मरवा रहे हैं। क्या ये देश और जिस तरह का विकास लेकर आप आए थे, इसको आप विकास कहेंगे या पूरे देश में फैली हुई गुंडागर्दी कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र है जिसमें विपक्ष को बोलने का अधिकार था, आपसे घोटालों पर पूछने का अधिकार था, उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसको पूछने का अधिकार था? याद होगा आपको यूपीए 1 और यूपीए 2, हम लोगों पे 2G हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई स्कैम नहीं था। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भाजपा वालों के उन घोटालों का, व्यापम का, एनपीए का, वेंटिलेटर घोटाले का, ये ड्रग्स जो 20-20 हजार करोड़ के आ रहे हैं, इन सब को कौन पूछेगा और कौन कार्रवाई करेगा? क्या भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप भाजपा के साथ आ गए, उसमें विलय कर लिया, तो आपने गंगा स्नान कर लिया, और अगर आप सही भी हैं, सच भी हैं और सिद्धांतवादी हैं, लेकिन आप भाजपा के खिलाफ हैं और उनकी चोरियों को, उनकी विफलताओं को उजागर कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। मैं फिर इस एक ही बात से अपनी बात को खत्म करती हूँ कि इतना मत डराइए कि डर का भय ही लोगों के अंदर से चला जाए, और जो व्यक्ति इस भय और डर से सिद्धांत को डराना चाह रहा है, ये हिंदुस्तान है। आप जितना भी डरा ले और जितने भी जो झूठ के बादल मंडराते हो, देर लगती है लेकिन सत्य सत्य रहता है, और निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस हेराल्ड केस को झेल रही है, और आगे भी हम लोग इसको झेलेंगे, और पूरी तत्परता के साथ सत्य सामने आएगा, और भाजपा वालों को पानी पानी होना पड़ेगा। लेकिन आज भी, कल भी, परसों भी आपके घोटालों को हम लोग उजागर करते रहेंगे, चाहे आप जितना भी हमें डराने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।